तारीख 19 अप्रैल 2000, जहां एक तरफ कश्मीर की वादियों में कारगिल वॉर का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक 17 साल का लड़का अफाक अहमद शाह अपनी कार में एक्सप्लोजिव लेकर तेजी से श्रीनगर के बदामी बाग एरिया में इंडियन आर्मी के 15 कोर्प्स हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। हेडक्वार्टर्स के करीब पहुंचते ही अफाक एक पल के लिए कार की स्पीड थोड़ी कम करता है और कुछ सोचने लगता है, लेकिन चारों तरफ देखकर फिर से एक्सेलरेटर को पूरा दबा देता है और कार को सीधा इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स के गेट में भिड़ा देता है। इसके बाद इतने जोर का धमाका होता है कि कार में बैठे लड़के के अलावा 2 और सैनिक भी इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये कश्मीर की हिस्ट्री का पहला फिदाइन अटैक यानी सुसाइड बॉम्बिंग थी और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि मसूद अजहर का हाथ था। वही मसूद अजहर जिसने भारत को पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, उरी जैसे जख्म दिए। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बनाए हुए जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडियन आर्मी ने इसके पनाहगारों को मिटा दिया, तब कैसे इसने इंडिया में नए स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जो आज भी हमारे बीच घूम रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई इंफॉर्मेशन मुश्किल से ही आपको कहीं और मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बावलपुर में अल्लाह बख्श शाबीर के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया मसूद अजहर। पिता एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन इस्लाम की एक्सट्रीम दियोबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। पिता की देखा देख मसूद भी बचपन से इस्लाम की कट्टर आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगता है। मसूद के इस्लाम में इंटरेस्ट को देखते हुए उसके पिता उससे दाखिला कराची के बिनोरी मदरसा में करवा देते हैं। ये वही मदरसा था जहां हरकत ए मुजाहिदीन का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, हरकत ए मुजाहिदीन एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जो अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी से लड़ने के लिए बनाया गया था और यहीं पे इसका यानी कि मसूद अजहर का दाखिला करवाया जाता है और वहीं पे मसूद अजहर शुरू में इसी मदरसे से तालीम हासिल करता है। 1989 में खुद आलिम बनकर वहीं बच्चों को पढ़ाने लगता है। इसके बाद इसका नाम मौलाना मसूद अजहर पड़ गया। 1989 का टाइम वो था जब अफगान जिहाद अपने पीक पर था। सब मुजाहिदीन बनकर अफगानिस्तान सोवियत से लड़ने जा रहे थे। मसूद भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन मोटापे की वजह से हर बार रिजेक्ट हो जाता। इस बार जब हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर अख्तर मदरसे आता है, तब वो फिर से मसूद को मोटापे की वजह से अफगान जिहाद से जाने से मना कर देता है। लेकिन मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती अहमद उर रहमान एक रिक्वेस्ट पर अख्तर मसूद अजहर को जिहाद के लिए चुन लेते हैं। अफगानिस्तान पहुंचने पर मसूद की 40 दिन की आर्मी की ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन वो ट्रेनिंग पास नहीं कर पाता। इसके लिए वो वापस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम की जबरदस्त नॉलेज की वजह से मसूद को हरकतुल मुजाहिदीन का डिपार्टमेंट ऑफ मोटिवेशन का हेड बना दिया जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है मसूद अजहर की। यहीं से मसूद सद्दत ए मुजाहिदीन और सावत ए कश्मीर जैसे रेडिकल मैगजीन निकालने लगता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों को जिहाद के लिए तैयार किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा और लड़के तैयार किए जा सके जो जिहाद के लिए अपनी जान दे सके। सोवियत वार कुछ महीनों में खत्म हो गई और सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस लौट गई, लेकिन ये आतंकवादी जिनके दिमाग का पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था, इनको अब एक नया दुश्मन चाहिए था। पाकिस्तान जो इनको पाल पोस रहा था, जो इनके लिए फंडिंग कर रहा था, जिसका 1971 में इंडिया के हाथों 2 टुकड़े होने का जख्म अभी भी ताजा था। अब पाकिस्तान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कश्मीर में जिहाद फैलाने का ऑर्डर दे देता है। 1993 में हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी मिलकर हरकतुल अंसर बनाते हैं। मसूद को इसका जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब उसका पूरा फोकस कश्मीर पर था। मसूद कश्मीर में फंड जुटाने और रिक्रूटमेंट के लिए जाम्बिया, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन तक जाता है। जनवरी 1994 में नकली पोर्टुगीज पासपोर्ट पर वो दिल्ली भी आया, फिर कश्मीर भी गया, लेकिन वापस जाते वक्त 11 फरवरी 1994 को मसूद अपने साथी कमांडर इन चीफ सज्जाद अफगानी के साथ अनंतनाग में एक पुलिस चेक पोस्ट पर पकड़ा जाता है। मसूद बताता है कि वो उस दिन बहुत डर गया था। उसको जिंदगी में कभी भी किसी ने थप्पड़ तक नहीं मारा था, लेकिन यहाँ इंडियन आर्मी ने बिना पूछे ही एक थप्पड़ जड़ दिया। बस एक थप्पड़ में ही मसूद सब उगल देता है।
आईएसएस का रोल, पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट, सब कुछ। अगले 5 साल तक मसूद कोट भलवल जेल में रहता है। हालांकि 1999 में मसूद सज्जाद अफगानी के साथ सुरंग खोदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मसूद के मोटापे की वजह से वो सुरंग में फिट नहीं हो पाता। इस कोशिश में मसूद तो बच जाता है, लेकिन सज्जाद मारा जाता है। देखो, अगर जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मसूद किस तरीके से मोटापे की वजह से हर जगह फंसता जा रहा था, तो कहीं उसके मोटापे ने उसकी जिंदगी भी बचाई। सज्जाद की मौत ने हरकत वालों को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने कंधार प्लेन हाईजैक कर लिया। 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस IC 814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। 5 हरकत के टेररिस्ट, जिनमें मसूद का भाई इब्राहिम अरकत भी था, ने प्लेन हाईजैक कर लिया। उन्होंने प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार तक पहुंचा दिया और पैसेंजर की जान के बदले 3 आतंकवादी छुड़ाने की डिमांड रखी। मसूद अजहर, अहमद जरगर और उमार शेख। इंडियन इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाई और भारत को 31 दिसंबर को तीनों आतंकवादी को छोड़ना पड़ जाता है। रिहा होते ही मसूद कराची पहुंचता है और 10,000 लोगों के सामने बोलता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपको बता सकूं, मुसलमान तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इंडिया को बर्बाद ना कर देंगे। मसूद की ये स्पीच सुनकर हजारों जिहादी कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच हरकतुल उनसर पर बैन लगाया गया। मसूद को अब अपना जिहाद चलाने के लिए एक अलग संगठन चाहिए था। इसको बनाने में पाकिस्तानी एजेंसीज, ISS और ओसामा बिन लादेन ने पूरा सपोर्ट दिया। 31 जनवरी 2000 को जैश ए मोहम्मद को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, जिसका मतलब था मोहम्मद की सेना। ISS को इससे यह फायदा हुआ कि लश्कर ए तैयबा, जिसको हाफिज सैयद ने बनाया था, अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। इसलिए जैश को बनाकर ISS लश्कर का एनकाउंटर तैयार कर रही थी। सिर्फ 3 महीने बाद अप्रैल 2000 में बदामी बाग कंटेनमेंट पर जैश का पहला सुसाइड अटैक हुआ। कश्मीर में पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग देखकर सब हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि लश्कर वाले खुदकुशी को हराम मानते थे। और बस यहीं से शुरू होता है जैश ए मोहम्मद का खौफनाक सफर और मसूद अजहर की एक नई जिंदगी। मसूद अजहर जो एक मदरसे का मौलाना था, जो कभी 40 दिन की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाता था और आज भारत के लिए सबसे खतरनाक टेररिस्ट हेड बना हुआ है, जिसने पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पहलगाम अटैक जैसों को अंजाम दिया। अभी दिल्ली में हुए रिसेंट रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। हालांकि पहले तक जैश का इंडिया में रन करने का तरीका थोड़ा ओल्ड स्कूल था, यानी गरीब और अनएजुकेटेड मुस्लिम्स को पकड़ो, उनको रेडिकलाइज करो और उनको एक सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन जब से इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और जैश के कई ठिकानों को नष्ट और नबूद किया है, तब से जैश ने इंडिया में काम करने का तरीका बदल दिया, जिसका रिसेंट एग्जांपल दिल्ली ब्लास्ट है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही की वजह से अब पाकिस्तान से जिहाद के लिए लड़के मिलना मुश्किल हो गया था। इसलिए अब जैश ने अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया। जैश चाहता है कि दिल्ली में और पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा धमाके कर पाए, लेकिन इसको नाकाम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर का बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ये इंडिया के अंदर ही न्यू टाइप्स के स्लीपर सेल्स बना रहे। IB की रिपोर्ट के हिसाब से जैश फिर से इंडिया में स्लीपर सेल्स नेटवर्क खड़ा करने के लिए 4 मेन चीजों पर फोकस कर रहा है, जिसको हम एक एक तरीके से बहुत आराम से समझते हैं। एक, लॉजिस्टिक सेल्स। इसमें ये लोग फेक ID, सिम कार्ड, गाड़ियां और घर किराए पर लेने का काम करते हैं। फरीदाबाद केस में डॉक्टर शाहीन शाहिद ने यह काम किया। दूसरे टेररिस्ट को गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट अरेंज किया। उनकी अपनी गाड़ी से AK-47 मिली थी। और दूसरा जो इनका मॉड्यूल होता है वो होता है फाइनेंशियल सेल्स। पहले टेरर अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए हवाला से पैसा आता था, अब वही पैसा चैरिटी ट्रस्ट, NGO और लीगल बिजनेस के नाम पर भेजा जाता है, जिसे अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स खरीदे जाते हैं, जिसका ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट खाद बनाने में भी यूज होता है और ये एक लीगल सब्सटेंस है। देखो, इस तरीके से तो 2 ये अपने सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। यहीं पे तीसरा सेल आता है इनका आइडियोलॉजिकल सेल्स। इसमें ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, इनक्रिप्टेड एप्स और सोशल मीडिया पर यूथ का ब्रेन वॉश किया जाता है।
सिर्फ वन साइडेड वीडियो दिखाए जाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के खिलाफ क्या क्या और बहुत बुरा किया हुआ है। इसका मकसद होता है कॉग्निटिव कंडीशनिंग। इसका मतलब है ऐसे नए जिहादिस्ट को तैयार किए जाते हैं। देखो, ये 3 जो इन्होंने फाइनेंशियल सेल्स तक बनाए, इसके बाद इनका मेन आता है ऑपरेशन सेल्स। ऑपरेशनल सेल्स सबसे खतरनाक है। इसमें गरीब या अनपढ़ लड़कों की जगह एजुकेटेड स्किल लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर्स और प्रोफेसर, क्योंकि पुलिस को गरीब पर शक जल्दी होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बिल्कुल क्लीन लगता है। ये केमिकल इसलिए खरीदे जाते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि इनको डॉक्टर्स परचेज कर रहे थे, और बॉम्ब बनाने के लिए बहुत सिंपल रहता है। फरीदाबाद में ही डॉक्टर मुजम्मिल शकील यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। किराए के कमरों में सूटकेस भरकर एक्सप्लोजिव रखता था। डॉक्टर आदिल कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाता था। डॉक्टर उमर नबी बॉम्ब प्लॉटिंग का काम करता था। ये चारों स्लीपर सेल्स इस तरीके से काम करते थे कि अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरा कभी पकड़ा ना जाए। इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। समझ के साथ ही जैश ने वुमेन विंग्स भी शुरू कर दिया था। वुमेन विंग्स की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता था डॉक्टर शाहीन। औरतों को रिक्रूट कर रही थी साइकोलॉजिकल अटैक और लॉजिस्टिक्स के लिए। दिल्ली ब्लास्ट का पूरा मॉड्यूल आखिर बना कैसे था और इन सब में इन सब का क्या क्या रोल था और इन्होंने कैसे कैसे प्लान को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले डॉक्टर आदिल कश्मीर में पोस्टर चिपकाते हुए पकड़ा गया। उसमें इमाम इश्तियाक तक पहुंच गया, जिससे डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। मुजम्मिल वही था जिसने महीनों तक धीरे धीरे एक्सप्लोजिव जमा किए थे। मटेरियल इतना था कि 2900 किलो एक्सप्लोजिव के बराबर, जिसे 20-30 बड़े ब्लास्ट करने का प्लान था। उनका प्लान था 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एनिवर्सरी वाले दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने का, लेकिन 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के यहाँ रेड शुरू हुई और तो डॉक्टर उमर नबी घबरा गया और 50-60 किलो एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी लेकर दिल्ली भाग गया। वो लाल किला के पास घंटों तक खड़ा रहता है, शायद ऑर्डर्स का वेट कर रहा था। फिर शाम को ब्लास्ट हो गया। ये अभी कहना मुश्किल है कि ब्लास्ट एक्सीडेंटल था या सुसाइड। चोरी यहीं खत्म नहीं होती है। इस ब्लास्ट के बाद से कश्मीर, यूपी, हरियाणा में रेड चालू हो जाती है। एनआईए लीड कर रही है, डायरीज मिल रही हैं जिसमें आगे के प्लान्स लिखे हैं। कानपुर, लखनऊ में भी अरेस्ट हो रहे हैं। 300 किलो एक्सप्लोजिव अभी भी मिसिंग है, इसलिए नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर सील कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दे दिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैश ए मोहम्मद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गुस्से में था और कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था, उस पूरे मॉड्यूल को हमारी एजेंसीज ने कोलैप्स कर दिया। एक पोस्टर से पूरा नेटवर्क पकड़ लिया। अभी डेंजर खत्म नहीं हुआ। हमें सबको अलर्ट रहना है और सबको बहुत से क्राउडेड और रश्ड एरिया को जाने में अवॉइड करना है। कुछ भी सस्पिशियस लगे तो रिपोर्ट करना है। एकता ही हमारी ताकत है। आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से कोई और ब्लास्ट हो सकता है, या क्या इसी ब्लास्ट के बाद इंडिया को फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर कोई आपस में अलर्ट रहे। जय हिंद।